जिस कांग्रेस से अखिलेश यादव ने 2017 के बाद दूरी बना ली थी, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर कर्नाटक शपथ ग्रहण के न्योते को ठुकराते रहे, वो अब 2024 में फिर से हाथ मिलने की तैयारी में है। क्योंकि अखिलेश यादव इस बार विपक्षी एकता का संदेश देने के लिए बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। दरअसल पटना में 12 जून को विपक्षी दलों की मीटिंग होनी है और कांग्रेस के साथ वाली बैठक में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी भी होंगे। तो वहीं पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में नजर आने वाले हैं, जहां पर विपक्षी एकजुटता का बिहार की धरती से संदेश भी जाएगा और ये मीटिंग नीतीश कुमार की अगुवाई में ही होने वाली है। आपको दिखाते हैं आखिर क्यों अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ वाली बैठक में शामिल होने वाले हैं और इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में नहीं हुआ उसे साकार करने के लिए मोर्चे पर नीतीश कुमार हैं, अखिलेश यादव हैं और ममता बनर्जी हैं। विपक्षी एकता का संदेश देने के लिए तमाम विपक्षी दलों के नेता एकजुट होने लगे हैं, जिसकी जीती और जगाने वाली तस्वीर बिहार में दिखने वाली है। क्योंकि नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता को दिशा देने के लिए 12 जून को एक बैठक बुलाई है। आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता को दिशा देने के लिए 12 जून को एक अहम बैठक बुलाई है। ये बैठक पटना में होगी, जिसमें देश भर के विपक्षी दलों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है और यही कारण है कि इस बैठक में सपा मुखिया अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। अखिलेश यादव भले ही यूपी में चुनावी अभियान की अब तक शुरुआत नहीं किए हो, लेकिन जयंत चौधरी के साथ वो विपक्षी दलों के साथ नजर आने वाले हैं और बीजेपी को घेरने के लिए प्लान शेयर करने वाले हैं, क्योंकि विपक्षी दलों में अखिलेश को यूपी में सबसे ज्यादा चुनौती है। 12 जून को बिहार दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव, विपक्षी दलों के नेताओं से करेंगे मुलाकात। अखिलेश के साथ जयंत चौधरी भी आएंगे नजर, यूपी में चुनौती को लेकर बना सकते हैं रणनीति। अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती उन सीटों पर है जिसे उपचुनाव में बीजेपी ने उनसे झटक लिया, चाहे रामपुर हो या फिर आजमगढ़। उन सीटों को फिर से कब्जाने के लिए वो विपक्षी दलों से मदद की उम्मीद में है। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि कांग्रेस के साथ वो हाथ मिलाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि यूपी में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मीटिंग को लेकर अब भी गोलमाल जवाब दे रहे हैं। ये फैसला चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है और मैं समझता हूं कि अगर कोई बैठक है तो आपस की चर्चा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के लोगों से हुई होगी। बैठक है तो निश्चित तौर से चर्चा के दौरान जो चीजें आई होंगी उसके अनुसार हमारी पार्टी काम करेगी। है नीतीश कुमार विपक्ष के भले ही अगुवा हो, लेकिन वो कर्नाटक में एक मंच पर बड़े बड़े नेताओं को एकजुट नहीं कर पाए और उसी को सार्थक करने के लिए उन्होंने बिहार की पावन धरती पटना को चुना है, जहां कांग्रेस के नेता भी पहुंचने वाले हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह कथन कि क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद खत्म कर देंगे, ऐसी स्थिति में जो बिहार मॉडल है, जो गैर भाजपा मोर्चा एकजुट हुआ है, वह राष्ट्रीय स्तर पर यह महत्वपूर्ण विषय है, जिसकी ओर उन्होंने रेखांकित किया है कि क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता है। ड्राइविंग सीट पर क्षेत्रीय दल ही उन राज्यों में बैठेंगे और जिन जैसे बिहार है, आरजेडी है, ममता दीदी बंगाल में है, महाराष्ट्र है, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में है, तो क्षेत्रीय दलों को नजरअंदाज कांग्रेस भी नहीं कर रही है। दरअसल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव गठबंधन के साथ ही कांग्रेस को साथ लेकर चलना चाहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से दूरी बनाना चाहती है। तभी तो भारत जोड़ो अभियान हो या फिर कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह, अखिलेश यादव कांग्रेस के निमंत्रण को ठुकरा चुके हैं, लेकिन नीतीश के बुलावे पर वो जरूर बिहार चल दिए, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता भी शामिल होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं देखिए, अगले साल होने वाले आम चुनाव के लिए बीजेपी ने जोखिम वाली लोकसभा सीटों के लिए नए सिरे से किलेबंदी करनी शुरू कर दी है। पार्टी ने आंतरिक सर्वे के आधार पर चुनौतीपूर्ण सीटों को चिन्हित किया है, उन्हें रेड जोन में रखा है, जिसे टिफिन पर चर्चा के साथ ही जनसंपर्क अभियान के साथ किया जाएगा। बीजेपी ने यूपी में रेड जोन की 18 लोकसभा सीटों को चिन्हित कर लिया है।
सर्वे के आधार पर सीटों को सिलेक्ट भी किया गया है। 2024 के रण में 18 सीटें बीजेपी के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाली हैं, जिनमें हारी हुई 14 सीटें भी शामिल हैं। इन सीटों पर जीत पक्की करने के लिए बीजेपी खास प्लान भी तैयार कर रही है। इन सीटों पर कमजोर कड़ियों को मजबूत करने की तैयारी भी चल रही है। तो दूसरी तरफ कल जेपी नड्डा आगरा से टिफिन पर चर्चा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इस पर। केवल कमल का फूल, केवल माननीय नरेंद्र मोदी। जिन सीटों पर अखिलेश की पकड़ है, जिन सीटों पर मायावती की सियासी अकड़ है, उन सीटों को अब बीजेपी ने रेड जोन में रखा है। वो 18 सीट जिस पर मुकाबला दो तरफा होने वाला है, जहां जीत के लिए पूरी ताकत लगाने की जरूरत है। अब उन सीटों से सियासी समीकरण सेट किया जा रहा है। बीजेपी ने रेड जोन में 24 के लिए रेड जोन की सीटें बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, बदायूं, मैनपुरी, फिरोजाबाद, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर के साथ ही रायबरेली और गाजीपुर लोकसभा सीट को भी रखा है। यानी कि जिन 14 सीटों पर 2019 के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, उन सीटों पर इस बार कमल खिलाने के लिए खास रणनीति तैयार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर एक अहम बैठक आयोजित हुई और इस बैठक में वो सीटें जो भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में जीत नहीं पाई थी लोकसभा की, और कई ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी लेकिन उनको रेड जोन में रखा गया है, वहां के विस्तारकों और प्रभारियों को आज इस बैठक में बुलाया गया था। बीजेपी ने रेड जोन में जिन 7 सीटों को रखा है, उन सीटों पर 2 लाख परिवारों से संपर्क की योजना बनाई गई है और क्षेत्रों में ओबीसी सम्मेलन, व्यापारी सम्मेलन और अनुसूचित मोर्चा के सम्मेलन आयोजित करने का प्लान तैयार किया गया है, जिसके लिए जनसंपर्क अभियान के जरिए भी लोगों को संदेश दिया जा रहा है। बुजुर्गगण हैं, सब लोग हैं, उनके बीच 9 साल की जो उपलब्धियां हैं केंद्र सरकार की, उन सब चीज़ों के बारे में बताना और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो तय किया है उसके बारे में बताना, क्योंकि हम जानते हैं 9 साल में जो काम किए हैं वो देश के लिए अद्वितीय कार्य है। नड्डा जी पहली देश की टिफिन बैठक आगरा लोकसभा की उत्तर विधानसभा में कर रहे हैं, तो ऐसे में सभी वरिष्ठ कनिष्ठ कार्यकर्ता अपने घर से लाएंगे, भोजन का आदान प्रदान होगा, आपस में खाएंगे, तो और दूसरा जब भोजन करेंगे तो कुछ बातें भी होंगी, बातें होती हैं तो कुछ शिकवा गिले भी दूर होते हैं। दरअसल जनसंपर्क अभियान के जरिए सभी 80 लोकसभा सीटों पर मंत्री से लेकर तमाम बड़े बड़े नेता और पदाधिकारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का संदेश दे रहे हैं। तो वहीं जेपी नड्डा कल से टिफिन पर चर्चा की भी शुरुआत करने वाले हैं। चाय पर नहीं, लंच पर चर्चा। 2024 के लिए बीजेपी का अनूठा प्रयोग। टिफिन बैठक का आगरा से होगा शुभारंभ। जेपी नड्डा आगरा में टिफिन पर चर्चा करेंगे। बीजेपी विधायक सांसद को भी निर्देश, यानी टिफिन बैठक हर जिले, हर शहर, हर मंडल में होनी है, जिससे लोगों से जुड़ने का ज्यादा वक्त मिल सके। साथ ही उन 18 रेड जोन में भी टिफिन बैठक का आयोजन किया जाना है, जिससे वहां की जनता का मूड समझा जा सके, उन्हें परखा जा सके, जिसकी शुरुआत आगरा से हो रही है। टिफिन पर चर्चा क्यों? लोगों से बातचीत का ज्यादा समय मिलेगा, क्षेत्र की समस्याएं समझना आसान होगा, साथ में भोज से आत्मीयता बढ़ती है। चाय पर चर्चा तो 2024 में टिफिन पर चर्चा से बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों को जीतना चाहती है और रेड जोन वाली सीटों पर भी कमल खिलाने के लिए 1 साल पहले से ही जोर आजमाइश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर रेसलर्स और ब्रिजभूषण के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दंगल में गंदी बात के आरोपों के बीच सियासत अब हाई है। ना ब्रिजभूषण पीछे हटने को तैयार हैं और ना ही पहलवान मैदान छोड़ने को तैयार हैं, और साथ ही इंसाफ के लिए रेसलर रण में नजर आ रहे हैं ब्रिजभूषण कटघरे में। अब तो एफआईआर की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। ब्रिजभूषण के खिलाफ एफआईआर में क्या क्या है? आरोप नंबर 1, होटल में खाने के दौरान गलत तरीके से छूने का आरोप। फेडरेशन दफ्तर में पैर से पैर को टच करने का भी आरोप है। आरोप नंबर 2, सांस समझने के बहाने टी शर्ट खींचने का आरोप। फेडरेशन दफ्तर में जबरन अपनी तरफ खींचने का आरोप। आरोप नंबर 3 क्या है? आरोप नंबर 3 है कि जबरन अपने गले से लगाया, उन्होंने रिश्वत देने का भी लालच दिया है। आरोप नंबर 4 है कि शरीर पर हाथ रखकर गलत तरीके से छुआ। आरोप नंबर 5, लाइन में सबसे पीछे
खड़ी लड़की को गलत तरीके से छुआ। उन्होंने तस्वीर खिंचवाने के लिए कंधे पर हाथ भी रखा। ये तमाम ऐसे आरोप हैं जिसकी जांच चल रही है। पहले आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। बृजभूषण शरण सिंह को लेकर सियासत चरम पर है। पहले खुलकर चुनौती देने वाले बीजेपी सांसद अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। 2 एफआईआर में महिला पहलवानों के आरोप सामने आए हैं। एफआईआर में महिला पहलवान का आरोप है कि जब वो चोटिल थी तब उसने कहा गया कि तुम्हारे इलाज का सारा खर्च उठाएंगे, बदले में यौन संबंध बनाने का दबाव डाला गया। इस मामले में अब कई लोगों के बयान भी दर्ज हो चुके हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी बृजभूषण शरण सिंह के लिए निर्देश जारी किया है कि वो अब पहलवानों के मुद्दे पर मीडिया में बयानबाजी से बचे। इसके अलावा अयोध्या में होने वाले बृजभूषण शरण के 5 जून के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। बृजभूषण इसके पीछे सुरक्षा का कारण बता रहे हैं। कोई प्रांत नहीं बचा है और कोई जात नहीं बचा है, सब ने हमें आशीर्वाद दिया और रैली को हमने सुरक्षा कारणों से कह सकते हैं हमने स्थगित किया है। और लेकिन फिर भी हम स्वागत करते हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया। आपको अपनी एक तरफ बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर का ब्यौरा सामने आया है तो दूसरी ओर पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायतें एकजुट होती दिख रही हैं। हाल ही में मुजफ्फरनगर में नरेश टिकैत की अगुवाई में पंचायत हुई तो अब खापों ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी मंथन किया है। जो बच्चों पे केस है वो तो पहली प्राथमिकता है कि हमें भी सरकार का रुख का पता चल जाए कि सरकार ठीक है, उनसे केस वापसी ले। ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी और उसकी गिरफ्तारी तो ठीक है, और नहीं तो 9 तारीख से आंदोलन अब अपने तरीके से चलाएंगे। बृजभूषण के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब 1983 विश्व कप विजेता टीम के क्रिकेटर ने महिला पहलवानों का समर्थन किया है। इनमें कपिल देव, सुनील गावस्कर, बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी, दिलीप वेंगसरकर और मदन लाल समेत कई दिग्गज क्रिकेटर्स शामिल हैं। पूर्व क्रिकेटर्स का कहना है कि महिला पहलवानों ने विश्व में देश का मान बढ़ाया है। पहलवानों के साथ हुए बर्ताव को लेकर भी पूर्व क्रिकेटर्स ने दुख जताया है। आप तो हमारे देश की शान हैं ही, लेकिन आप कृपया इस मेडल को पानी में न बहाएं, क्योंकि ये केवल आपकी नहीं हमारे देश की धरोहर है। आप हमारे देश के धरोहर हैं। ये मेडल जो आप लाए हैं देश के धरोहर हैं। उधर केंद्रीय खेल मंत्री ने भी साफ किया है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जांच चल रही है। संवेदनशील विषय है लेकिन जांच भी जरूरी है। जांच के बाद कार्रवाई होगी। कंप्लेंट आई तभी कमेटी का गठन किया गया, तभी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, तभी जांच चल रही है। वी आर कंसर्न, मैंने इसलिए कहा संवेदनशील विषय है लेकिन जांच भी जरूरी है, इसलिए जांच तेजी से चल के जल्द चार्जशीट फाइल हो। फिलहाल इस मामले में सियासत हाई है। एक ओर बृजभूषण तो दूसरी ओर पहलवान और खाप साथ हैं। अब तो इस मामले में 83 के चैंपियन भी कूद पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात राहुल गांधी की कर लेते हैं। अमेरिका में मुस्लिम लीग पर राहुल गांधी के बयान के बाद देश में राजनीतिक हलचल बढ़ गई। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बताया तो अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को कुछ पता नहीं होता और वे बिना सोचे समझे बयानबाजी करते हैं। तो वहीं कुछ बयान पर कुछ सियासी दल राहुल गांधी के समर्थन में भी नजर आ रहे हैं। और 24 के धर्मनिरपेक्ष वाले बयान को मुद्दा बना दिया गया है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सत्ता के शीर्ष पर बैठी बीजेपी को 24 में चुनौती देने के लिए विपक्ष नए नए पैंतरे आजमा रहा है। राहुल गांधी विदेशी धरती से पीएम मोदी पर लगातार निशाना साध रहे और मोदी विरोध में अपने ही देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे। लेकिन राहुल गांधी के उस बयान पर विवाद और बढ़ गया, जब अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है।
you talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. जिस पार्टी में करीब 90% मुस्लिम हैं, जिस मुस्लिम लीग के पुनर्गठन के खिलाफ नेहरू थे, जिस मुस्लिम लीग की जड़ें जिन्ना की पार्टी से हैं, उसे धर्मनिरपेक्ष बताने पर बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया और राहुल गांधी को इतिहास पढ़ने की नसीहत दे दी। बीजेपी नेता और प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पहले मुस्लिम लीग को बीजेपी से जोड़ती थी और राहुल अब कुछ और ही राग अलाप रहे हैं। अब ये मुस्लिम लीग को भी धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं, जिन्होंने देश का विभाजन किया, जिनके द्वारा विभाजन का षड्यंत्र रचा गया और पाकिस्तान बनाया गया, उसमें सहयोगी बनी कांग्रेस। देश का विभाजन करने वाले लोग हैं और आज कांग्रेस हाशिए पर इसलिए पड़ी है कि देश के लोगों ने आदरणीय मोदी जी को स्वीकार किया। राहुल गांधी ने जो कहा है मैं उसे सहमत हूं। राहुल गांधी ने ये बात देश में भी कही है और विदेश में भी जाकर ये बात कही। पूरा विपक्ष एकजुट है, वज्रमुठ, और 24 में हम आज जो केंद्र की सरकार है उनको हराएंगे। ये हमारा विश्वास और आत्मविश्वास दोनों भी। यूं तो राहुल गांधी ने इन दिनों विवादित बयानबाजी वाली अपनी छवि बना ली है, लेकिन मुस्लिम लीग का इतिहास देखते हुए उनका बयान हैरान करने वाला है। मुस्लिम लीग का इतिहास। मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग करने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका में हुआ था। भारत को आजादी मिलने के बाद ही इसे भंग कर दिया गया था। इसके बाद पाकिस्तान में मुस्लिम लीग और बांग्लादेश में ऑल इंडिया आवामी मुस्लिम लीग बनी और भारत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 1948 में अपने अस्तित्व में आई। बुद्धिजीवी IUML को जिन्ना की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की शाखा बताते हैं और यही वजह है कि राहुल गांधी के सेक्युलर वाले बयान पर संग्राम छिड़ा है। तो ये सेक्युलरिज्म बिल्कुल राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की बुद्धि के आधार के ऊपर मुस्लिम लीग जो कि 47 में बनी कैसे थी, ये कहते हैं साहब उस मुस्लिम लीग से कोई कनेक्शन नहीं। तो मैं बताना चाहता हूं, आज का पूरा साउथ इंडिया जिस मद्रास प्रेसिडेंसी में था उसमें लगभग सारी सीटें जिन्ना की मुस्लिम लीग ने पाई थी। देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार जो दल है, जो सोच है, वो तो सेकुलर कहलाती है, पर हिंदू टेरर हो जाता है, सैफरन टेरर हो जाता है। किस प्रकार से कृष्ण जी जिहाद का पाठ सिखा रहे थे अर्जुन जी को, ये भी कह लेते हैं। तो ये उनकी विकृत वोट बैंक की राजनीति के चलते इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं। खैर, जिस तरह राहुल गांधी अपनी बयानबाजी से इन दिनों चर्चा में हैं, उसका विरोध भी हो रहा है। तो कुछ दल उनके उल जलूल बयानबाजी के समर्थन में भी हैं, क्योंकि 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा सिर चढ़कर बोलने वाला है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने की तो खत्म मानो बीजेपी करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जब भी बोलते हैं सुर्खियां बनती हैं। उनकी बात पर देश भर में चर्चा होती है और ऐसा इस बार भी हुआ है। नागपुर के संघ शिक्षा वर्ग कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि इस्लाम की पूजा सिर्फ भारत में सुरक्षित है। आरएसएस चीफ का ये बयान दरअसल उन लोगों के लिए संदेश था जो अक्सर कहते हैं कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि पूरी दुनिया के मुकाबले भारत में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे भी तर्क है। अब हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, चीन की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें, चीन की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वहां पर एक मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया है। ये वही चीन है जो पाकिस्तान का हमदर्द बनता है, पाकिस्तान का खास होने का दावा करता है। उसी चीन में मस्जिद पर बुलडोजर चल गया है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि मोहन भागवत जो कह रहे हैं वो यूं ही नहीं कह रहे हैं। पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्यक्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया, सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती? यहीं सुरक्षित चलती है।
क्योंकि सारे विश्व के लोग जानते हैं कि जो सुरक्षा और जिस प्रकार के छूट भारत में है इस्लाम के पूजा की, वैसा किसी देश में नहीं है। उसके बाद भी यहाँ के मुसलमान इस बात को नहीं समझते। बहुत से ऐसे हैं जिनका संबंध विदेशों से है, जो कट्टरपंथी हैं उनसे है। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। हिंदुस्तान में इस्लाम के तमाम अरकान की अदायगी बहुसन खूबी अंजाम दी जा रही है और आज़ादाना तरीके से मुसलमान यहाँ नमाज और दूसरे जो मजहबी कार्यक्रम हैं उसको अंजाम देता है। आरएसएस प्रमुख के बयान पर समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के सभी अधिकार बाबा साहब के संविधान से सुरक्षित है। वो संविधान जो सभी को धार्मिक आजादी देता है, मौलिक अधिकार देता है, और ये अधिकार किसी सरकार की वजह से या किसी संगठन की वजह से सुरक्षित नहीं है, बाबा साहब के संविधान की वजह से सुरक्षित है। भारत में आज बाबा साहब के उस संविधान को बदल देने का लगातार कुछ ताकतें प्रयास कर रही हैं, लेकिन देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक वो अपने देश के, अपने संविधान की रक्षा करना बखूबी जानता है। इसके लिए किसी सरकार या किसी संगठन के उपदेश की आवश्यकता नहीं। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ लाख टके की बात में आज के लिए फिलहाल इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद में खबरों का सिलसिला जारी है।